students, you all are welcomed in the very special session of चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान। अब यहाँ पे वर्ड्स पे अगर हम जाएं तो आपको तीन वर्ड्स दिख रहे होंगे, एक तो चीता, दूसरा रीइंट्रोडक्शन एंड तीसरा प्लान। यानी कि अगर हम खास कर बात कर रहे हैं इंडिया की, वैसे ये जो कंसर्न होता है अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी फैक्ट है तो वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, लेकिन इंडिया ने इस समय कुछ ज्यादा ही अपनी कंसर्न जो है वो इससे रिलेटेड दिखाई है। किससे? चीता के रीइंट्रोडक्शन से। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में नेचुरल हैबिटेट में चीता पहले अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस देखें तो बहुत ज्यादा संख्या में थे, यानी कि अगर आज के कंपैरिजन में देखें तो बहुत ज्यादा उनकी संख्या थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि एक भी चीता भारत में नहीं रह गया। लेकिन आपको पता है कि इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हर एक स्पीसीज की, हर एक एनिमल्स की, चाहे वो मैं बात करूं स्पीसीज में अगर एनिमल्स हो या फिर चाहे प्लांट्स हो, सभी को कंजर्व करने की जरूरत होती है, यानी कि सभी को संरक्षण प्रदान करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? हमारी लाइफ, आपकी लाइफ या फिर एनिमल्स की लाइफ, प्लांट्स की लाइफ, ये सब इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। यानी कि ये जो हायरार्की मेंटेन होती है इसके लिए हर एक स्पीसीज, चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे प्लांट्स की हो, सब जरूरी है। तो हमें चाहे वो कोई एनिमल हो, प्लांट हो, सबको कंजर्व करना है। तो इसी की तरफ एक स्टेप लेते हुए, यानी कि टुवर्ड्स दिस स्टेप, India has taken the initiative for reintroduction of cheetahs in India। यानी कि चीताओं को फिर से भारत में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि पहले उसके लिए एफर्ट किया जाएगा, फिर ऐसे कुछ नेचुरल हैबिटेट्स के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, ऐसी फैसिलिटीज की जाएंगी जिससे नॉर्मल ब्रीडिंग चीता की फिर से भारत में होने लगेगी। तो मेन इशू या कहें कि मेन कंसर्न यही है जो आप देख रहे होंगे 2022 के लगते ही काफी ज्यादा चर्चा में है। और एक जो अथॉरिटी है एनटीसीए, ये भी काफी चर्चा में है। एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है, आपके एग्जाम में जरूर आपसे पूछी जाएंगी। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के फैक्ट से भी देखें तो भी इस एस्पेक्ट से भी आपको ये बातें पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास विद द नोइंग द इशू एंड व्हाई इट इज बीइंग इन न्यूज, यानी कि ये क्यों चर्चा में है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड चीता डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952। मैंने क्या कहा था कि बिफोर इंडिपेंडेंस देखे तब तक तो चीता की संख्या थी, चाहे नॉमिनली रही हो, बट चीताज वर एग्जिस्टेड इन इंडिया। बट इन 1952 इट वाज डिक्लेयर्ड दैट द चीता क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि भारत में अब चीता बिल्कुल भी नहीं है। ये बात 1952 में डिक्लेयर कर दी गई थी। और ये कोई नॉर्मल एनिमल नहीं है। आप देखिए सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है? द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, यानी कि अगर हम धरती पर चलने वाले जितने भी पशु हैं उनके बारे में बात कर लें तो सबसे तेज चलने वाला या दौड़ने वाला अगर कोई एनिमल है तो वो चीता ही है। और हमारे भारत में ना हो तो ये बात तो सही भी नहीं लगती है। भारत में क्या, पूरी दुनिया में इसको कंजर्व करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये बात 1952 में डिक्लेयर हो गई थी कि इंडिया में एक भी चीता नहीं है। Will find a new home in the Kuno Palpur National Park। अब ये बात तो डिक्लेयर हुई थी 1952 में। वही चीता अब भारत में कहा जाए कि फिर से अपने जीवन को देख सकेंगे, या कहें कि फिर से भारत में एक हैबिटेट यहाँ पे बनाया जाने वाला है। कहाँ पे? आपके मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। तो इसके लिए काफी ज्यादा टाइप्स भी किए जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो एमपी का कूनो नेशनल पार्क है, इसी में इनको रिहेबिलिटेट करने की बात कही जा रही है। अब वापस से आते हैं, फिर आपको एक चीज बताएंगे कि इसके लिए स्टेप क्या लिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, अफ्रीकन चीताज आर बीइंग ब्रॉट अंडर एन इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, यानी कि एक तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भारत टाई अप कर रहा है, जिसमें एक कंट्री का भी नाम आया है, नामीबिया का। ठीक है, तो अफ्रीका से इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन, यानी वो ऑलरेडी कहीं पर हैं लेकिन उन्हें वापस से भारत में लाके लोकेट किया जा रहा है। अभी इससे रिलेटेड एक दो करंट अफेयर्स के फैक्ट और भी हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था
अब होने क्या वाला है ये सारी बातें हम सबसे पहले जानेंगे। इसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि अब तक की हिस्ट्री क्या रही है और इसके कारण क्या रहे हैं और आगे का रास्ता क्या होगा, यानी कि आगे हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा अगर हम ये इस प्लान को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है अफ्रीकन कंट्रीज और इंडिया के बीच में, जिसमें साउथ अफ्रीका और नामीबिया के साथ खासकर टाई अप्स किए गए, यानी साउथ अफ्रीकन कंट्री और आपकी नामीबिया के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसी के लिए भारत सरकार अलग अलग तरीके से अलग अलग मंत्रालयों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रही है। एक तो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री तो है ही साथ हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी इसमें शामिल हो गई है, क्योंकि अभी जो ONGC है यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसने एक MOU साइन किया यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस लिए ये MOU साइन किया है कि जो रीलोकेट करने में जितना भी खर्चा आएगा, यानी कि साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीता को लाने और या फिर उनकी जो पोर्टेबिलिटी का जो भी खर्चा होगा वो सब किसके द्वारा बेयर किया जाएगा, ऑयल कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए भी कई सारे MOU साइन किए जा रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे जब हम बात करें नामीबिया की, देन यू शुड नो वेयर द नामीबिया इज एग्जैक्टली लोकेटेड। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका साउथ अफ्रीका है और यहीं पे आपका नामीबिया है। तो इन्हीं दोनों पार्ट से ये जो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, भारत ने कई सारे टाई अप्स अभी रिसेंट में ही किए हैं, जिससे कि भारत में री इंट्रोड्यूस किया जा सके चीतों को। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे द प्लान टू ब्रिंग cheetahs to India initially from Iran and now from African continent has been decades in the making and fraught with controversy। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो पहले ये प्लान तो ईरान से था, यानी कि ईरान से हम लाएंगे, एंड नाउ फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैज बीन डिकेड्स इन द मेकिंग एंड फ्रॉट विद कंट्रोवर्सी। लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हमें ईरान के साथ देखने को मिली थी और कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी, लेकिन अभी कुछ नए टाई अप्स किए गए। ठीक है, आप देखिएगा conservationists in the India are skeptical of the plan's success and fear it will detract attention from the conservation of other endangered species in need of translocation like the Asiatic lion। अब एक फैक्ट तो ये बात सही है कि चीतों को कंजर्व करना चाहिए, लेकिन एक जो अदर फैक्ट है, या फिर कहें कि हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं या फिर हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं कम से कम, तो एक एस्पेक्ट ये भी है, जितने भी कंजर्वेशनिस्ट हैं उनका मानना है कि चीतों पे हमें कंसर्न तो करना है, लेकिन साथ ही साथ जो और भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि जो लुप्त प्राय या कहीं कि जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीतों के ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें से वन ऑफ देम कौन है, एशियाटिक लॉयंस, यानी कि जो एशियाई शेर हैं उनकी भी संख्या एक्सटिंक्ट हो सकती है। इसलिए हमें चीतों के साथ साथ बाकी चीजों पर भी ध्यान देना है, इस बात पर भी चर्चा की जा रही है। ठीक है, आप देखिएगा व्हाट इज इंडियाज रैशनल बिहाइंड रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता, यानी कि एक तरीके से भारत ये चीतों को क्यों रीइंट्रोड्यूस इंडिया में करना चाहता है। उसका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बायोलॉजिकली कौन से ऑब्जेक्टिव है या कौन से एम है। तो यहाँ पे देखिएगा टू रीस्टैब्लिश द इकोसिस्टम फंक्शन रोल ऑफ द चीता इन रिप्रेजेंटेटिव एरियाज ऑफ इट्स फॉर्मर रेंज एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल एफर्ट टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ द चीता एज अ स्पीसीज। अब यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन के ही पार्ट में बताया था कि इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हर किसी की जरूरत है, तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है, टू रीस्टैब्लिश द इकोसिस्टम फंक्शन रोल ऑफ द चीता, यानी चीता का इकोसिस्टम में जो भी रोल है उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए इन रिप्रेजेंटेटिव एरियाज ऑफ इट्स फॉर्मर रेंज, यानी कि जहां पर पहले ये चीता रहते थे उनके ना रहने से बैडली कई सारे इफेक्ट्स पड़े हुए, तो उन इफेक्ट्स को कम करने के लिए या फिर कहीं पूरी तरह से खत्म करने के लिए इन्हें रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है
एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल एफर्ट टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ द चीता। और साथ ही साथ जो ग्लोबल लेवल पे यानी कि वैश्विक स्तर पे जो कोशिशें या प्रयत्न किए जा रहे हैं उसमें भारत की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन दिया जा सके। ठीक है, अब देखिएगा, ब्रिंगिंग द चीता बैक विल मेक इंडिया द ओनली कंट्री विथ 5 स्पीसीज ऑफ बिग कैट्स। अगर भारत में ऐसा होता है कि भारत में अगर चीता का रीइंट्रोडक्शन हो जाता है तो इंडिया एक इकलौता देश बनेगा पूरी दुनिया में जहां बिग कैट्स, क्योंकि ये कैट की तो स्पीसीज हैं, टाइगर्स अगर देख लीजिए और एक छोटी बिल्ली को आप देख लीजिए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा आपको, बस हो सकता है आपको साइज में अंतर दिखे, लेकिन एक टाइगर खड़ा कर दीजिए और एक कैट तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी क्योंकि स्पीसीज सेम है। ठीक है, क्योंकि उनका किंगडम सेम है। ठीक है, स्पीसीज अलग है लेकिन उनका किंगडम सेम है। ठीक है, तो भारत जो है वो पहली कंट्री बन जाएगा जहां पे 5 की 5 बिग कैट्स हैं, जैसे कि टाइगर भी है, लॉयन भी है, लेपर्ड भी है, स्नो लेपर्ड भी है एंड चीता भी है। लेपर्ड यानी तेंदुआ, स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ। आपके जो लद्दाख वाला हमारे देश का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ना, उसका क्या नाम है, हेमिस नेशनल पार्क, तो उसमें आपके हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। तो ये 5 की 5 स्पीसीज ही भारत में हो जाएंगी और इसके साथ ही भारत जो है वो पहली कंट्री दुनिया की बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक अचीवमेंट भारत को मिलने वाली है जिसमें बायोलॉजिकल जो ऑब्जेक्टिव भारत ने यही रखा है। अब देखिएगा, इन जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है रीइंट्रोड्यूस कराने का, वो क्या है, इनहेंसिंग लिवलीहुड ऑप्शंस, यानी कि एक तरीके से लोगों की आजीविका को भी बढ़ाने के लिए। कैसे बढ़ेगी आजीविका, अब देखिएगा, चीता रीइंट्रोडक्शन विल बूस्ट एंड इनहेंस लिविंग कंडीशंस ऑफ द लोकल कम्युनिटीज इन एंड अराउंड द लैंडस्केप्स वेयर द चीता इज लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू इंक्रीज रेवेन्यूज फ्रॉम इको टूरिज्म एंड एसोसिएटेड एक्टिविटीज। अब इसका क्या मतलब है, जाहिर सी बात है जब अगर तेंदुआ वगैरह होंगे तो हमारे देश में जैसे नेशनल पार्क वगैरह हैं, अब वो जितने भी लिमिटेड है या फिर जहां पे लोग ज्यादातर विजिट कर चुके हैं तो रीविजिट करना कम ही लोग पसंद करते हैं, या फिर जब ज्यादा से ज्यादा लोग एक बार जहां पे जा चुके होते हैं या कोई नई चीज देख चुके होते हैं तो दोबारा जाना उनकी कम ही पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं। लेकिन अगर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस हो जाए तो पूरे इंडिया से बल्कि वर्ल्ड से भी लोग देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे वही बात लिखी है बेसिकली कि विल बूस्ट एंड एनहांस लिविंग कंडीशन ऑफ द लोकल कम्युनिटीज इन, यानी कि इसके अराउंड में आसपास में जो लोकल कम्युनिटीज होंगी उनको काफी फायदा होगा। क्यों, क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिस्ट आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आसपास सिर्फ और सिर्फ चीता देखने के लिए ही तो नहीं आएंगे, अब वो साथ में कहीं होटल्स का यूज करेंगे, कहीं खाने पीने का यूज करेंगे, वहां की कहा जाए ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे, और भी हो सकता है साथ साथ और भी टूरिज्म के प्लेसेस को भी एक एनहेंसमेंट देखने को मिले या फिर उनमें भी एक बूस्ट देखने को मिले। तो जो एक एनहेंसिंग लिवलीहुड का टारगेट है ये भी अचीव किया जा सकता है। तो क्यों भारत इसे रीइंट्रोड्यूस करना चाह रहा है। अब तीसरा पॉइंट देखिएगा, कीपिंग द फूड चेन इंटैक्ट, यानी कि फूड चेन, अब क्या होता है, मेन बात तो यही है ना इकोसिस्टम को मेंटेन करने की। फूड चेन यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे कि अब एक एग्जांपल देखिएगा, किसी ने किसी को खाया, किसी ने किसी को खाया, जैसे बकरी ने पत्ते को खाया, इंसान ने उसको खाया, फिर किसी की डेड बॉडी है तो उसको कौवों ने खाया, फिर इनको किसी और ने खाया। तो ये जो पूरी एक चेन चलती है जिसे हम एक अगर हिंदी में बात करें तो इन्हें हम अपमार्जक कहते हैं, एक तरीके से सफाई के भी काम आते हैं। जो डेड बॉडीज होती हैं एनिमल्स की, अगर वो ऐसी पड़ी रहे और एक दूसरे के को लेकर जो ये चेन चलती है ये ना चले तो क्या हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होगा, बैडली पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो ये जो फूड चेन है इसके इंटैक्ट को मेंटेन करने के लिए भी चीता का रीइंट्रोडक्शन जरूरी है। आप देखेंगे वही चीज लिटरेट फॉर्म में, टू predators regulate all levels in a food chain and are considered as umbrella species for the food chain, यानी कि एक तरीके से ये इनके अंदर कई सारे ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जो हो सकता है कि अकेले एक एनिमल को खाते हो और ये कई सारी चेन को एक साथ ले सकते हैं, यानी कि इनकी जो फूड को इनटेक करने की जो क्षमता है वो एक साथ कई एनिमल्स को ये खा सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है, इनका कोई जो क्राइटेरिया है वो बहुत लिमिटेड नहीं है, इसीलिए एक अम्ब्रेला वर्ग की तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात
cheetah can be a charismatic flagship and umbrella species to garner resources for restoring open forest ecosystems and bringing back the balance in the food web. इसका क्या मतलब है? अब आप सोच रहे होंगे कि charismatic का क्या मतलब है, यानी कि एक चमत्कार हो सकता है, एक करिश्मा हो सकता है कि चीता जो है वो हो सकता है कि जो पुराने तरीके से जो हैबिटेट था, नेचुरल हैबिटेट था, या फिर कहें जो ओपन फॉरेस्ट थे, वो सारा एनवायरनमेंट जो है वो वापस ला सकता है चीता। क्योंकि चीते के रहने से क्या होगा, लोगों की जो विजिट, जो बहुत ज्यादा इंटरवेंशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक नेचुरल हैबिटेट तैयार हो जाएगा जो कि वापस से इस फूड चेन को और इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये है एक फूड चेन को इंटैक्ट में रखना, फूड चेन को इंटैक्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव है। फिर अब यहाँ पे देखिएगा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। आपको पता है कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जो सबसे बड़ा इशू है जिसको लेकर पूरे वर्ल्ड में चर्चा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज को लेकर है। यही कारण है, आप देख रहे होंगे जहां पे कभी बाढ़ नहीं आती थी वहां पे भी ओवर फ्लडेड रिवर्स आपको देखने को मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि आए दिन आपको लैंडस्लाइड या फिर फ्लड या ओवर रेन, यानी कि जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे ज्यादा रेन हो रही है, जहां पे जरूरत है वहां बिल्कुल रेन नहीं हो रही है। जब ठंड का सीजन होना चाहिए, यानी जब विंटर सीजन होना चाहिए, तो विंटर्स काफी लेट हो रहे हैं, कभी जल्दी हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्लाइमेट जो है वो चेंज हो चुका है। तो उसको भी वापस कराने के लिए चीतों की जो वापसी है ये भी एक काम कर सकती है। कैसे? चलिए देखिएगा। इट विल एनहेंस इंडियाज कैपेसिटी to sequester carbon through ecosystem restoration activities in cheetah conservation areas and thereby contribute towards the global climate change mitigation goals। अब ये कैसे होगा? अब आप ही बताइए, अगर चीता को लेकर आएंगे तो चीता को वो एनवायरनमेंट तो देना पड़ेगा ना। तो इससे क्या होगा, जो फॉरेस्ट का जो कहा जाए कि रैपिडली उन्हें काटा जा रहा था, या फिर जिसे हम सिंपली डिफॉरेस्टेशन कह सकते हैं, तो वो डिफॉरेस्टेशन पे तो रोक लगेगी ना। और डिफॉरेस्टेशन रोकना क्लाइमेट चेंज के लिए एक मेजर स्टेप है, यानी एक बड़ा कदम होगा अगर आप जो है वनों का संरक्षण करेंगे। और अगर आप चीता को रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं देन यू विल हैव टू डू दिस, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए एक स्टेप और है कि आप क्लाइमेट चेंज का जो भी मिटिगेशन है, यानी जो भी जरूरतें पड़ती हैं, वो उसमें भी आप योगदान अपना दे सकते हैं। अब देखिएगा व्हाट कॉज्ड द एक्सटिंक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 1952 में डिक्लेयर कर दिया गया था कि इंडिया में नो चीता इज एट ऑल, यानी कि अब कोई भी चीता भारत में नहीं है। लेकिन इसका कॉज क्या था? व्हाट वर द रीजंस, यानी इसके कारण क्या थे जो एक्सटिंक्ट हो गए थे। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे। द चीता इन इंडिया हैज बीन रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री फ्रॉम बिफोर द कॉमन एरा, यानी आज जो एरा हम देख रहे हैं उससे बहुत पहले ही चीता देखे जाते थे। रिकॉर्ड्स ऑफ चीताज बीइंग कैप्चर्ड गो बैक टू द 1550s, यानी अगर हम 1550 के वक्त में देखें तब भारत में बहुत सारे चीताओं की संख्या थी। ठीक है, रिड्यूस्ड लेवल्स ऑफ द जेनेटिक heterogeneity due to a historical genetic bottleneck resulting in high infant mortality in the wild and its reduced ability to breed in captivity were some of the major factors for extinction। अब इसमें एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में काफी बड़ी बात कह दी गई है, तो चलिए हम आपको वर्ड बाय वर्ड बताएंगे। रिड्यूस लेवल ऑफ जेनेटिक हेट्रोजेनिटी, सबसे बड़ा जो कारण है इनकी जो ब्रीडिंग की जो क्षमता थी, या फिर कहें कि इनमें जो रिप्रोडक्शन की क्षमता थी वो कम हुई। कैसे कम हुई? ड्यू टू अ हिस्टोरिकल जेनेटिक बॉटलनेक रिजल्टिंग इन अ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि इतना ज्यादा संख्या में इनकी मृत्यु हो रही थी, इनकी डेथ हो रही थी, जिसकी वजह से इनमें जो जन्म दर थी वो कम हो गई। जाहिर सी बात है, अभी अगर इंसानों में भी अगर एक साथ बहुत बड़ा तबका कहा जाए उसकी डेथ हो जाए, तो उसकी आगे आने वाली जनरेशन जो, अगर वो जिंदा रहते तो आगे भी तो जनरेशन रहती, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है कि कम से कम 60 साल का गैप आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ था। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय बहुत ज्यादा तेजी से शुरू हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पहली बात तो डिफॉरेस्टेशन हुआ, तो इनके अनुकूल या फिर कहें कि इनके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस थी वो अपोज हो गई, यानी इनके एडवर्स में चली गई सारी कंडीशंस। और दूसरी बात, जो
लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसने इनकी रिप्रोडक्शन की जो क्षमता थी उसको भी कम किया, जिसकी वजह से इनमें इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा भी दिखी। यानी कि एक तो पहली बात तो एक चीते के मरने से उसके आगे आने वाली जो भी जनरेशन है वो खत्म। दूसरी बात इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मतलब बिल्कुल नवजात शिशु, तो जो इनके जो बच्चे होते भी थे वो भी बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती थी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और कंडीशंस का एडवर्स होना ये सबसे बड़ा कॉज था। ठीक है, इन दी वाइल्ड एंड इट्स रिड्यूस एबिलिटी टू ब्रीड इन कैपिटिविटी, यानी जो इनकी कैपेसिटी नॉर्मल हुआ करती थी ब्रीड करने की वो कम हो गई। एंड वर सम ऑफ द मेजर फैक्टर्स फॉर एक्सटिंक्शन, और यही सबसे बड़े मेजर फैक्टर्स थे इनके खत्म होने के। अगर इंसान में भी अगर ऐसा हो जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, अब आगे उसके आने वाली जो जनसंख्या है कम होती जा रही है, लेकिन जो कंडीशंस है वो फेवरेबल होने की बजाय उल्टा और एडवर्स होती चली जा रही है, तो धीरे धीरे जो जनसंख्या है वो और भी कम ही तो होती चली जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि एक्सटेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा जो दूसरा कारण है वो है आपका स्पोर्ट हंटिंग, यानी लोगों को उस समय राजा महाराजा जो थे अगर आप देखिए तो उनको शिकार करना, उनको हंटिंग उनके लिए एक स्पोर्ट था, उनके लिए एक खेल था। दे वर नॉट कॉन्शियस अबाउट द एनवायरमेंट एंड एनिमल स्पीसीज, उनको इस बात की उस समय टेंशन नहीं थी कि कैसे पर्यावरण मेंटेन रहेगा, कैसे इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। उनके लिए तो ये शौक था, उनके लिए एक स्पोर्ट था, तो स्पोर्ट में हंटिंग की जाती थी और उसको बड़ा ही कहा जाए कि वीर माना जाता था जो लोग चीता या फिर शेर या टाइगर का शिकार कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा द कंसिस्टेंट एंड वाइड स्प्रेड कैप्चर ऑफ चीतास फ्रॉम द वाइल्ड बोथ मेल एंड फीमेल ओवर सेंचुरीज, यानी कि सदियों से अगर हम देखें तो लगातार चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो सभी की जो हंटिंग की गई या फिर कहें कि उनकी कैप्चरिंग की गई, उन्हें पकड़ा गया, नेचुरल हैबिटेट की बजाय उन्हें पकड़ के रखने की कोशिश की गई, ये सबसे बड़ा रीजन था। फ्रॉम दी 16th century onwards detailed accounts of its interaction with human beings are available as it was recorded by the Mughals and other kingdoms in the Deccan, यानी कि अगर आप देखेंगे तो कई लोगों ने उनकी खालों का प्रयोग करने के लिए क्या किया, अपने महलों में जो है वो नकली चीता बना के लेकिन असली उसकी खाल लगाई जाती थी। तो इसका मतलब है कि आपने जब असली स्किन उसकी लगाई है तो किसी न किसी चीता या शेर को आपने हार्म जरूर पहुंचाया है, तभी तो आपके घर में ही वो चीज अवेलेबल है। तो अगर हम 1600 से देखें 16th सेंचुरी के दौरान, यानी 15th में हम बात कर रहे हैं, 16th सेंचुरी का मतलब क्या है 1501 से लेकर 1600 तक की हम बात कर रहे हैं। तो इसके दौरान मुगल पीरियड में भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा कनेक्शन रहा चीतों का ह्यूमन बींग्स से, यानी कि जो नॉर्मली वो जिस कंडीशन में रहते थे वो कंडीशन की बजाय ह्यूमंस से इनका इंटरैक्शन या फिर कहें कि इनका कांटेक्ट बहुत ज्यादा रहा, ये भी कारण था। ठीक है, तो स्पोर्ट हंटिंग है। अब देखिएगा बाउंटी किलिंग क्या होता है, द ब्रिटिश added to the oath of the species by declaring a bounty for killing it in 1871। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, जब ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स ने इसके लिए उल्टा अवार्ड देना शुरू किया, यानी कि जो लोग अगर ऐसा कमाल करके दिखाते हैं कि किसी चीता को मार देते हैं तो ये बाउंटी किलिंग कहलाती थी। तो इससे क्या था कि लोगों में एक और बल्कि एक चाव आ गया या फिर कहें कि एक एक्साइटमेंट या फिर एक एडवेंचरस थिंग मानी जाने लगी कि ये तो एक एडवेंचर है, इसके लिए तो मुझे ऑनर मिलेगा। तो 1871 के दौरान जब इन्होंने बाय डिक्लेयरिंग अ बाउंटी फॉर किलिंग 1871 इन्होंने क्या किया, एक प्राइज देना शुरू कर दिया कि अगर आप कोई किल करता है या फिर जितनी भी उनकी जो वैल्यूएबल चीजें हैं अगर उनको लाके देता है तो उन्हें ऑनर किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी चीज को एनकरेज करेंगे तो लोग तो वो काम करेंगे ही। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था। आप देखिएगा द फाइनल फेज ऑफ इट्स एक्सटेंशन कोइंसाइडेड विद ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, यानी कि जो फाइनल फेज ऑफ एक्सटेंशन आया यानी जो जहां पे बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आया वो जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल भारत में चल रहा था। यानी कि कॉलोनियल रूल क्या होता है, यानी आप हैं किसी और देश के लेकिन आप जाके किसी और देश में अपने उपनिवेश बना रहे हैं, वो कहता है कॉलोनीज बनाना यानी कॉलोनियल रूल। ठीक है, इट इज रिकॉर्डेड दैट द लास्ट cheetahs were shot in India in 1947 and officially declared extinct in 1952। तो इसी के दौरान
1947 में जो आखिरी चीता था उसे भी मार दिया गया था और 1952 में जाके ये बात डिक्लेयर हो गई कि भारत में एक भी चीता नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इसके रीजंस रहे थे, यानी कि जो कॉज्ड थे जिसकी वजह से चीता भारत में अब नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी व्हाट आर दी challenges associated with the translocation of cheetahs in India। ये तो बात हमने की खत्म होने की, लेकिन जो भारत ने जो एमओयू साइन किया है ट्रांसलोकेशन का, इसके आगे कौन सी प्रॉब्लम्स या फिर कहें कि कौन से ऐसे इश्यूज है जो भारत को फेस करने पड़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, ट्रांजिशन फ्रॉम एनक्लोजर टू वाइल्ड। ये सबसे बड़ा कारण है। कैसे, देखिएगा, a pivotal issue is whether a cheetah living in an enclosure are being fed with a prey will be able to hunt in the wild on its own। यानी कि जो भारत सोच रहा है कि हम नेचुरल हैबिटेट तैयार करेंगे, क्या ये ऐसा हो पाएगा? क्योंकि आप जो चीता लेके आ रहे हैं वो कोई एक नेचुरल हैबिटेट का चीता नहीं लेके आ रहे, वो ऑलरेडी एक एनक्लोजर एनवायरमेंट में रहता है, यानी कि वो ऑलरेडी एक कहा जाए कि ट्रेंड है या फिर कुछ लोगों द्वारा उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो उस तरीके से काम करता है, यानी कि एक नॉर्मल चीता जैसे रहता था वैसे वो नहीं रह सकता। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि वो नेचुरल हैबिटेट में आके जो उसका जो प्रे यानी जो उसका जो भी विद अ प्रे विल बी एबल टू हंट, क्या वो हंट करने के लायक होगा? वो नेचुरली जैसे शिकार करते थे, क्या वो ऐसे वो शिकार कर पाएंगे? आप ही बताइए। जैसे कि कोई इंसान का ही बच्चा हो और जिसको शुरू से छोड़ दिया गया हो कि तुम अपने आप सब काम करो, तो वो जितना ज्यादा एक्टिव हो सकता है या दुनियादारी जानता है शायद, तो जिस बच्चे को हर जगह पे पैम्पर किया गया हो या फिर हर जगह उसको सपोर्ट दिया गया हो, क्या वो उतना अच्छा काम कर सकता है? या फिर वो इतना अच्छा अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाए या कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जाए तो क्या वो निभा पाएगा? नहीं ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जहां से लेके आ रहे हैं वो तो इनक्लोजर प्लेस से लेके आ रहे हैं और छोड़ेंगे कहाँ पे? एक वाइल्ड में। तो ये चीज से कंप्लायंस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, आप देखिएगा, फॉर इंस्टेंस आगे वही चीज बताई गई है। सुंदरी द टाइग्रेस विच returned from Satkosia in Odisha after a failed relocation attempt was finally kept captive for the life in Bhopal जू। तो सुंदरी जो कि एक बाघिन थी जो कि ओडिशा से उससे रिटर्न किया गया, उसके साथ भी ऐसा हुआ। वो नहीं नॉर्मली जैसे एक खुले एनवायरनमेंट में एक बाघिन रहती है वैसे नहीं रह पाई। इसकी वजह से उसे वापस हमेशा के लिए, यानी कि जब तक कि उसकी लाइफ रही, उसे भोपाल के एक जू में डाल दिया गया। तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आप जो चीता जो सोच के या फिर जिस अप्रोच से लेके आ रहे हैं वो अप्रोच आपकी ना फुलफिल हो। ठीक है, आप देखिएगा अडेप्टेबिलिटी। अब अडेप्टेबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे हम इंसान हैं, अगर हमें किसी नई जगह पे भेज दिया जाता है तो बहुत जल्दी हम चीजों को अडेप्ट नहीं कर पाते, हमें काफी समय लगता है। तो ये भी देखने वाली बात होगी। reintroduce species experience increase vulnerability to influences of drift selection and gene flow evolutionary process due to their small sizes and climatic and ecological differences between source and native habitats। अब इसका क्या मतलब है? अब वो जो छोटे बच्चे लेके आ रहे हैं ना, कोई मतलब बहुत बड़े चीता नहीं लेके आ रहे हैं, एकदम नए कहा जाए कि नवजात शिशु या फिर थोड़े से बड़े ही चीता ही रिलोकेट किए जा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? रीइंट्रोड्यूस स्पीसीज एक्सपीरियंस इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू इन्फ्लुएंसेस ऑफ ड्रिफ्ट सिलेक्शन एंड जीन फ्लो, यानी वो जिस जीन्स के हैं या फिर कहें कि अब उनके अंदर कुछ ना कुछ तो आनुवांशिक चीजें रही होंगी, क्योंकि इतने दिनों से या फिर कहीं इतने सालों से उनके जो पूर्वज रहे हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं? अफ्रीका में। तो उनकी जो बॉडी है उसके अंदर जो भी चीजें डेवलप्ड हुई होंगी तो वो वहां के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होगी। तो क्या वो यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर पाएंगी? क्या वो यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ जो कंपैटिबिलिटी चाहिए वो कंपैटिबिलिटी हो पाएगी? ये भी एक कंसर्न है। ठीक है, तो क्या नेटिव हैबिटेट्स की तरह वो रह पाएंगे जहां पे उन्हें रीलोकेट किया जा रहा है? वहां की क्लाइमेटिक और जो भी इकोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे उनको वो मेंटेन कर पाएंगे? ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अफ्रीकन चीतास
नीड लॉन्ग ओपन स्पेसेस टू रन। अफ्रीकन कंट्रीज में तो जगह है ही काफी ज्यादा, क्योंकि जंगल आपको काफी देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए छोटे मोटे स्पेसेस नहीं चाहिए, उनके लिए दौड़ने के लिए, खेलने के लिए उन्हें लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। और पहली बात तो ये फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, पूरी दुनिया का लैंड पे चलने वाला सबसे तेज चलने वाला एनिमल है, तो आप सोचिए थोड़ा सा भी दौड़ता होगा तो कितनी दूर दौड़ता होगा। ठीक है, इंडियन पार्क्स टेंड टू बी मच स्मॉलर देन दोस इन अफ्रीका। इंडिया के पास जो भी नेशनल पार्क्स हैं, यानी कि जिसमें इनको रखा जाएगा, वो अफ्रीका के कंपैरिजन में काफी छोटे हैं। ठीक है, ऑफरिंग लेस चांस फॉर सच फ्री मोमेंट। जैसा हम सोच रहे हैं कि ये नेचुरल हैबिटेट में रह पाएंगे, इनको ये जो फ्री एनवायरनमेंट देने की बात कही जा रही है, ये ऐसे इसके बड़े ही कम चांसेस हैं कि उनको ये फ्री एनवायरनमेंट लगेगा। उन्हें तब भी ये जेल के ही बराबर ये एनवायरनमेंट लगने वाला है। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी जगहों पे रह के आए, तो उनके लिए ये छोटा ही इन्हें लगेगा। व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता इन इंडिया। तो अब देखते हैं अगला चैलेंज क्या है, को एग्जिस्टेंस टू लार्ज प्रीडेटर्स। अब यहाँ पे क्या मतलब है, इट हैज नेवर अकर्ड एनीवेयर एल्स, सो देयर इज नो रियल लाइफ एक्सपीरियंस टू ड्रॉ अपॉन टू सजेस्ट द कोएग्जिस्टेंस ऑफ चीतास, लायंस, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स कुड बी कंफर्टेबल। यानी कि भारत में बाकी जो स्पीसीज हैं बिग कैट्स की, उन्होंने तो कभी चीता के साथ नेचुरल हैबिटेट में वो कभी रहे नहीं, तो इनके लिए भी एक प्रॉब्लम होगी कि क्या ये साथ साथ रह पाएंगे, उनका कोएग्जिस्टेंस हो पाएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। स्टडीज हैव शोन दैट, जो भी अध्ययन किया गया उसमें पाया गया है कि इन अफ्रीका द लेपर्ड्स हैव हंटेड डाउन चीतास एज प्रे एंड सिमिलर फियर्स आर बीइंग एक्सप्रेस्ड फॉर कूनो व्हिच हैज अबाउट 50 leopards in and around the core area where cheetahs will be housed। यानी कि अब ये एक साउथ अफ्रीका में एक स्टडी देखी गई है कि जो लेपर्ड्स होते हैं वो चीतों को खा लेते हैं। ठीक है, तो कूनो में ऑलरेडी 50 से ज्यादा लेपर्ड्स हैं, तेंदुए हैं, तो क्या इनके लिए ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? बिल्कुल है, यानी कि एक असुरक्षा का खतरा भी है चीतों के लिए। ठीक है, अब देखिएगा रिहेबिलिटेशन कंसर्न्स। अब रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या कंसर्न्स हैं? फॉर चीताज हैबिटेट टू बी adequately protected, many villages will have to be relocated, which will certainly impact the locals and cause disturbance and migration। अब जब चीतों के लिए स्पेस बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, जो गांव के लोग हैं, विलेजेस के लोग हैं, उन्हें रीलोकेट करना पड़ेगा, यानी उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्हें काफी डिस्टर्बेंस और स्थानांतरण की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब देखिएगा व्हाट आर दी अदर रीसेंट इनिशिएटिव्स, यानी कि अभी रिसेंट में देखा जाए तो ये तो अभी जो नए टाइप्स किए गए हैं, उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो भारत में ऑलरेडी एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट चल रहा है आपका 1972, जिसके द्वारा वनों को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर इसके बाद हमारा एक अलग से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी चल रहा है, यानी इसमें कई सारे नियम कानून बनाए गए हैं 1986 का, और एक एक्ट हमारा और चल रहा है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये कुछ 3 एक्ट ऑलरेडी इंडिया में प्रिवेल कर रहे हैं, जिनका मेन मोटो क्या है, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। अब देखिएगा व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, यानी हमें आगे अगर इन चीजों को मेंटेन रखना है, यानी वाकई में जब हम एक बार इनिशिएटिव इतने बड़े लेवल पे ले रहे हैं तो आगे हमें क्या करना चाहिए जिससे ये सक्सेसफुल हो सके। तो नंबर 1, पोस्ट रिलीज मॉनिटरिंग, यानी कि जो भी इनको जब रिलीज कर दिया जाए, यानी इनको जब जंगलों में छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, क्या इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, क्या ऐसी समस्याएं आ रही हैं इनके सामने जिसकी वजह से ये अपना एक नेचुरल एनवायरनमेंट की फीलिंग नहीं ले पा रहे हैं, या फिर इनको और किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए जिससे एक नेचुरल हैबिटेट की तरह ही अपने आप को माने, यानी कि ऐसा मान के चले कि वो साउथ अफ्रीका के उसी कंडीशन में है जैसे वो वहां पे रहते थे। ठीक है, फिर इसके बाद अवेयरनेस कैंपेन,
भारत सरकार को लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पब्लिक विजिट नहीं होगी या फिर पब्लिक इंटरवेंस नहीं रहेगा, लेकिन पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा कि चीतों के संरक्षण के लिए काम करें। ऐसा ना करें कि वो फिर हंटिंग वगैरह शुरू कर दें या फिर बाउंटी किलिंग ऐसी कोई प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। एंड प्रायोरिटी लिस्ट मैनेजमेंट, और दूसरी बात प्रायोरिटीज क्या है इन चीतों को सुरक्षित रखने के लिए, उसके लिए प्रॉपर एक मेंटेनिंग होनी चाहिए, यानी जो चीज सबसे पहले होनी चाहिए वही काम सबसे पहले किया जाए। ठीक है, फिर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन मैकेनिज्म, यानी कि पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म सेट करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि एक चीज को सेव करने के लिए या फिर कहीं कि एक एनिमल को सेव करने के चक्कर में जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको कोई हार्म हो जाए। तो इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि जिससे कि बाकी जितने भी स्पीसीज हैं, एनिमल्स हैं, उनके साथ इनकी को एग्जिस्टेंस हो सके। तो ये कुछ आगे के रास्ते हैं जिन पे भारत सरकार को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये रही बात आज के हमारे इस कंसर्न की। वैसे आपसे जब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत ने किसके साथ एमओयू साइन किया है, किस देश से रिलोकेट किए जा रहे हैं, कौन से नेशनल पार्क में आ रहे हैं, या फिर जब सब्जेक्टिव पेपर आपको देना होगा तो वहां पे आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या कॉजेस थे या फिर किस ईयर में एक्सटेंड हुए थे और क्या आगे का प्लान है भारत का, और ऑलरेडी भारत ने कौन से स्टेप्स ले रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में देना होगा और फैक्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको अपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में देना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में विद सम अदर नॉलेजेबल फैक्ट एंड न्यूज। सो टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।